वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नो एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर का एक कोर्स को यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर हम MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्लीटली रिपीट रिवीजन करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना के रखा है, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हम ये सारे जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम यहाँ पर कॉम्प्लीटली रिपीट रिवीजन करने वाले हैं, ताकि सारे चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठा पढ़ सके। अगर आप पहली बार ये सारे क्लासेस देख रहे हो तब भी आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पूरी की पूरी क्लासेस में हमें कौन सी चीज़ों को पढ़नी पड़ती है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो होता है, यहाँ पर बेसिकली हम एजुकेशन के साथ हमारा सोशियोलॉजी किस तरीके से रिलेटेड है, हमारी सोशल सिस्टम किस तरीके से रिलेट करता है, इसके बारे में हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले हम समझते हैं एजुकेशन और लिटरेसी ये क्या होता है। अमूमन हमें लगता है कि एजुकेशन और लिटरेसी जो है ये दोनों सिमिलर टर्म्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एडुकेयर से, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट एंड टू डेवलप। यानी कि एजुकेशन का लिटरल मीनिंग बन जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोगों से जो भी एजुकेशन से रिलेट करते हैं उनसे हम उनका जो बेस्ट है वो निकाल सके, उनको हम एक इंडिविजुअल के तौर पे डेवलप कर सके और हमारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी के एक एडल्ट मेंबर की तरफ हम उनको तैयार कर सके। यानी कि हमारी फ्यूचर का जो तैयारी है वहाँ पर जो टोटल एक प्रोसेस चलता रहता है उसको हम एजुकेशन कहते हैं। इसका मतलब है एजुकेशन कोई एक फॉर्मल सेटिंग से में ही सिर्फ नहीं चलता है। एजुकेशन हमारे फॉर्मल सेटिंग से बाहर जाकर भी हम घर में हमारे दोस्तों के साथ या फिर हम जहाँ पर काम करते हैं वो सारे जगहों से भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ऑपोजिट में जो लिटरेसी है ये सिर्फ एक एबिलिटी टू रीड एंड राइट के बारे में बात करता है। यानी कि अगर हमने पढ़ना और लिखने में सक्षम हो गए हैं तभी हमारा लिटरेसी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि लिटरेट पर्सन वो है जो पढ़ लिख सकता है। एजुकेशन और लिटरेसी बहुत डिफरेंट है। लिटरेसी को हम एक वन स्टेप ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ना और लिखना नहीं जानेंगे तो हमारा जो फर्दर एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसको हम अटेन नहीं कर पाएंगे। अब हम अलग अलग तरीके का एजुकेशन देखते हैं। ये जो एजुकेशन के टाइप्स है ये हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम नॉर्मली जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है या फिर यूनिवर्सिटी में जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है हम उसी को ही सिर्फ एजुकेशन मानते हैं। लेकिन हम एजुकेशन को 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। थ्री टाइप्स में हम उनको बांट सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जिसका हम नॉर्मल हिस्सा रहते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक फिक्स्ड करिकुलम में रखा जाता है। जब हम ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट या फिर डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरी तरफ जो है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होता है, जहां पर हमारा फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के बाहर जाकर हम चीज़ों को सीखते हैं। जैसे कि हम हमारी डे टू डे डेली इंटरेक्शन के द्वारा, लोगों के साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के द्वारा, ऑब्जर्व करने के द्वारा जब चीज़ों को सीखते हैं, इसको कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हम हमारे लाइफ में ज़्यादातर जो चीज़ें सीखते हैं वो इनफॉर्मल तरीके से ही सीखते हैं। जैसे कि ऐसे बिहेव करना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनता है। और तीसरा जो टाइप है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहां पर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर जाकर हमें चीजें सिखाई जाती है। जैसे हम लोग इग्नो में पढ़ते हैं। इग्नो बेसिकली एक नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम है जहां पर हम डिस्टेंस में रहकर, दूर रहकर, हमारे घर में बैठकर ही हम एजुकेशन ले सकते हैं। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो बेसिकली लर्नर सेंटर्ड होती है और किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डिजाइन किया जाता है। जो सारे स्टूडेंट्स फॉर्मल एजुकेशन को अटेन नहीं कर पाते हैं उनको कुछ स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडिशनल स्कूलिंग से बाहर निकालकर उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम इग्नो में जो सारे स्टूडेंट हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है और आप लोग घर में बैठकर ही आपका जो डिग्री है वो अटेन कर सकते हो। पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे आपको सिर्फ एग्जाम देना होता है, असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा, ये बहुत आगे जाकर आपको काम आने वाली है। अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एजुकेशन के कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस है, कुछ साइड्स है जहां पर एजुकेशन अपना रोल निभाता है, यानी कि यहां पर हम इसको फंक्शंस ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। यहां पर एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल, हमारा एजुकेशन हमें सोशल रोल के लिए प्रिपेयर करता है। हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, सोसाइटी में हमें क्या रोल निभाना है, ये सारे चीज़ें हम एजुकेशन के द्वारा ही सीखते हैं। हमारा रीजनिंग कैपेसिटी, रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसको कल्टिवेट करने के लिए, हमें सही ढंग से सोचने के लिए हमें एजुकेशन मदद करता है। एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस होता है जहां पर बच्चे को जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है। यानी कि बच्चा तो खुद नहीं जानता है कि उसको क्या सीखना चाहिए, उसके लिए कौन सा चीज़ ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टमेटिक चीज़ें बनाई जाती है कि हम बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे और कौन सा नॉलेज उसके लिए ज़रूरी है। तो एजुकेशन एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पर बच्चे के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वही उसको सिखाया जाता है। यहां पर एजुकेशन में हम बिल्ट इन वैल्यू देखते हैं, यानी कि कुछ वैल्यू सिस्टम बच्चे के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर पुश किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करोगे, आप किसी जगह पर जाने से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो वो सारे चीज़ें आपके वैल्यूज इनकलकेट किए जाते हैं एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन के बहुत सारे डायमेंशंस है और ये जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ये थोड़ा अलग एक टॉपिक है। हम एजुकेशन को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से समझ सकते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बेसिकली हमें सोसाइटी के तौर तरीकों के साथ चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हमारे सोशल प्रोसेसेस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बात की जाती है। अब जब हम एजुकेशन को सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेसिकली हमारा एजुकेशन किस तरीके से सोशल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करती है और सोशल प्रोसेसेस के द्वारा किस तरीके से एजुकेशन खुद इन्फ्लुएंस्ड होती है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। यानी कि सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, वो सारी चीज़ों को हमें एजुकेशन के द्वारा समझाया जाता है। और एजुकेशन अटेन करने के बाद हम कुछ ऐसे चीज़ें बनाएंगे, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसके वजह से सोशल प्रोसेसेस में भी हमें चेंजेस देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का जो इंपॉर्टेंस है इसको भी एस्टैब्लिश किया जाता है एजुकेशन में। आप देखोगे कि हिस्टोरी के जो भी हिस्टोरी के बुक होते हैं, ज्योग्राफी के बुक होते हैं, वहाँ पर अलग अलग कल्चर्स के बारे में बात की जाती है, अलग अलग ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो आपका सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए, इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और लोग किस तरीके से बिहेव करेंगे सोसाइटी में, कौन सी चीज़ को सही मानेंगे, गलत मानेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है आपका एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन में आपको कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है। अब देखते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का थ्योरेटिकल अप्रोचेस देखने को मिलते हैं।
यानी कि डिफरेंट स्कॉलर से, डिफरेंट थिंकर से, जिन्होंने एजुकेशन को अलग अलग नजरिए से देखा है। तो यहाँ पर हम मेजरली जो 4 थ्योरेटिकल अप्रोचेस है उनको देखने वाले हैं। फंक्शनलिज्म या फिर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फंक्शनलिज्म बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो फंक्शंस है इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है। यहाँ पर फंक्शनलिज्म एजुकेशन को एक एसेंशियल चीज़ की तरह देखता है कि हमारी सोसाइटी में जो सोशल स्टेबिलिटी है, सोशल कोहेशन है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन बहुत ही एसेंशियल है। यानी कि एजुकेशन के फंक्शन के ऊपर फंक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है इमाइल डुर्खिम। इमाइल डुर्खिम मेजर फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जो हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो एक सोसाइटी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना, वो ही एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी कि यहाँ पर सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक ट्रांसमिट करना ही एजुकेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टेलकट पार्सन थोड़ा अलग तरीके का बात बताते हैं। यहाँ पर जो स्कूल्स है वो स्कूल के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। स्कूल्स हमारे लिए कुछ कमिटमेंट्स और कैपेसिटीज डेवलप करती है इंडिविजुअल में, जो उसको जाकर बाद में फ्यूचर के जो रोल है उसको निभाने में मदद करेगा। यानी कि स्कूल्स यहाँ पर हमारे लिए क्या फंक्शन करते हैं इसके ऊपर टेलकट पार्सन जोर देते हैं। फिर जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल अप्रोच है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑन एजुकेशन। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को पढ़ा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बेसिकली सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये बेसिकली हमारी सोशल इनइक्वालिटी और क्लास डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए ही एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। जो एजुकेशन का नेगेटिव पार्ट है इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। एजुकेशन हमारी सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है और जो भी क्लासेस है, अलग अलग क्लासेस है, जो भी हायर क्लास के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है वो है कार्ल मार्क्स, अल्थुजर, बाउल्स एंड जिंटिस। इनमें से अल्थुजर कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास इसको यूज करता है ताकि उनको जो लेबर पावर की जरूरत है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए एजुकेशन को यूज किया जाता है। दूसरे तरफ बाउल्स एंड जिंटिस कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सरप्लस वर्कर को तैयार करता है। सरप्लस वर्कर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वर्कर को तैयार करता है ताकि जो भी वर्कर्स, वर्किंग सेक्शन के लोग हैं, उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर ना हो। जो भी कैपिटलिस्ट क्लास के लोग हैं या फिर हायर क्लास के लोग हैं वो लोग लोअर क्लास के या फिर वर्किंग क्लास के लोगों को कम पैसों के मुकाबले उनसे काम करवा पाए। तो इस तरीके का एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट वाले। नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो है इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। इंटरेक्शनिज्म जो थिंकर्स होते हैं वो बेसिकली माइक्रो लेवल इंटरेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर एजुकेशनल सेटिंग में किस तरीके का माइक्रो लेवल इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट्स और उनके फ्रेंड्स के बीच में, ये जो इंटरेक्शन है इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है। और इनका कहना है कि ये जो इंटरेक्शन है, माइक्रो लेवल इंटरेक्शन है, यही उनका एजुकेशन किस तरीके से होगा ये शेप करता है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है हावर्ड बेकर। हावर्ड बेकर ने लेबलिंग थ्योरी को दिया है। लेबलिंग थ्योरी में कहा जाता है कि हम लोगों को जिस तरीके से लेबल करते हैं, यानी कि जिस तरीके से बुलाते हैं, उनको जिस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वही उनका कारण बन जाता है कि फ्यूचर में वो उसी तरीके से बन जाएंगे। तो हावर्ड बेकर का लेबलिंग थ्योरी के हिसाब से टीचर्स जिस तरीके से स्टूडेंट्स को लेबल करेंगे,
जिस तरीके से स्टूडेंट्स को अप्रोच करेंगे, उनको जिस तरीके से समझाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो जो बच्चा है उसका परफॉर्मेंस भी उसी तरीके का होगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें स्टूडेंट्स के बारे में बताओगे तो वो भी पॉजिटिव चीज़ें सीखेगा और उसका परफॉर्मेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिवली किसी स्टूडेंट को ट्रीट करोगे, उसके कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेट करोगे तो उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो हावर्ड बेकर बेसिकली लेबलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरे जो थिंकर है वो है रोसेंथल एंड जैकबसन। रोसेंथल एंड जैकबसन पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो बेसिकली लोग जिस तरीके से उनसे लोग आउटकम देखने की कोशिश करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे हम एजुकेशन सेटिंग में देखते हैं कि टीचर जिस तरीके से टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है वही एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स का आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि टीचर अगर चाहेगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क लाए तो उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट भी एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स का आउटकम है वो कम होता जाएगा। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव वाले बेसिकली माइक्रो लेवल इंटरेक्शन के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव यानी कि यहाँ पर जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स जो है वो ट्रेडिशनल और यूनिवर्सल व्यूज ऑफ एजुकेशन को चैलेंज करते हैं। ट्रेडिशनल व्यू में हम देखते हैं कि हर इंसान को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, हर किसी को एक तरीके का एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जाती है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर वाले डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं कि अलग अलग हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग लोग हैं, हर लोगों का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सेम नहीं होता है, उनका जो ज़रूरत है, नीड्स है, वो भी अलग होती है। तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न थिंकर का ये कहना है कि जो भी लोग हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स है, उनका चॉइस, आइडेंटिटी, उनका कल्चर, ये सारे चीज़ों के बेसिस पे एजुकेशन भी डिफरेंट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल व्यू है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इनमें जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है मिशेल फोको। मिशेल फोको पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऑपरेट करता है, यहाँ पर सर्वेलेंस और डिसिप्लिन को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पर्सपेक्टिव डाइवर्सिटी के ऊपर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थिंकर्स का टॉपिक। अब थिंकर्स के टॉपिक में एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ है इंडियन थिंकर्स और कुछ होते हैं वेस्टर्न थिंकर्स। लेकिन अगर हम सारे थिंकर्स को, अगर आप बुक में थोड़ा देखोगे तो अगर इतने सारे थिंकर है कि सारे थिंकर को हम एक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और खास करके इंडियन थिंकर्स में से कौन सा थिंकर को एग्जाम में पूछा जाएगा ये श्योर नहीं होता है। हर साल नए नए तरीके का थिंकर्स को वो पूछते हैं। तो इस वजह से हम इंडियन थिंकर्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान ना देकर जो वेस्टर्न थिंकर्स है इनके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर में से कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जॉन ड्यूई, एंटोनियो ग्राम्शी, इवन इलिच। ये तीन ऐसे वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ये तीनों का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की है ये थोड़ा समझ लेते हैं। जॉन ड्यूई बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्कूल और स्कूलिंग प्रोसेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये जॉन ड्यूई का कहना है। यानी कि डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल और स्कूलिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेमोक्रेटिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है इसी स्कूलिंग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है एंटोनियो ग्राम्शी। एंटोनियो ग्राम्शी रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। जो भी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका रोल सोसाइटी में क्या है, वो उनको क्या रोल निभाना चाहिए, इसके बारे में एंटोनियो ग्राम्शी बात करते हैं। उनका कहना है कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में हर इंसान किसी ना किसी तरीके से एक इंटेलेक्चुअल ही होता है, लेकिन हर इंसान इंटेलेक्चुअल की तरह एक्ट नहीं कर पाता है। जो भी लोग हैं
हर पर्सन अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से उसके पास कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होता है, लेकिन कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल की तरह एक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल के ऊपर, ये एंटोनियो ग्राम्शी ने दिया है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है इवान इलिच। इवान इलिच बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इवान इलिच का जो कॉन्सेप्ट है वो है डी स्कूलिंग सोसाइटी। ये डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। इवान इलिच के हिसाब से जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से हमें एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सही तरीका नहीं है। हमारा स्कूलिंग प्रोसेस हमें एक अलग तरीके का डोमिनेंट कल्चर को ही फॉलो करने में मजबूर करता है। तो उन्होंने स्कूलिंग प्रोसेस को, स्कूलिंग और एजुकेशन जो होता है, इन दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन लाइन ड्रॉ कर दी थी। यानी कि वो स्कूलिंग को क्रिटिसाइज करते थे, जिस तरीके से हमारा स्कूलिंग चल रहा है उसको क्रिटिसाइज करते थे, और अलग तरीके का एक एजुकेशन सिस्टम लाने की बात करते हैं। ये जो इवान इलिच का डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पॉपुलर है। इनको बहुत सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन फिर भी ये आज के टाइम पर भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन, नॉलेज एंड पावर के बारे में। एजुकेशन, नॉलेज और पावर, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपका एजुकेशन बढ़ेगा और आपका जो पावर है सोसाइटी में, वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अब यहां पर हम कौन सी चीजें सीखेंगे, किस तरीके का चीजें हमारे लिए जरूरत है, ये सारी चीजें डिसाइड किया जाता है हमारे पावर के ऊपर। यानी कि जो भी लोग गवर्नमेंट में है या फिर जो भी लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का एजुकेशन हमारे लिए जरूरत है। तो हमारा कंटेंट ऑफ एजुकेशन क्या होगा, ये पावर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया में जो हिस्ट्री है ये बहुत अलग है, हमारे जो नेबर कंट्री पाकिस्तान है उनसे बहुत ज्यादा अलग है। और तीसरे तरफ अगर हम बांग्लादेश को भी देखेंगे, वहां पर भी हिस्ट्री थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज पहले एक हुआ करती थी। पार्टीशन के बाद धीरे धीरे करके इंडिया और पाकिस्तान बना, बाद में जाकर बांग्लादेश बना। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है वो पावर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी गवर्नमेंट है वो लोगों को क्या सिखाना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि हिस्टोरी को अपने हिसाब से, अपने नेशन बिल्डिंग के हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है। तो कंटेंट ऑफ एजुकेशन, हम कौन सी चीज सीखेंगे, ये भी डिसाइड किया जाता है पावरफुल लोगों के द्वारा। यहाँ पर एजुकेशन के द्वारा हमारे इनइक्वालिटी को परपेचुएट किया जाता है। यानी कि हमारे सोसाइटी में दिन ब दिन इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाता है। कौन सी चीज बच्चे सीखेंगे ये डिसाइड किया जाता है। पावर में जो सारे लोग हैं वो डिसाइड करते हैं क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स के लिए जरूरत है, उनको क्या नॉलेज प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसके द्वारा ही धीरे धीरे जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है इसमें इनइक्वालिटी बढ़ता जा रहा है। जो भी लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके बच्चे ही बाद में जाकर एजुकेशन ले पा रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब है वो दिन ब दिन गरीब ही रहते जा रहे हैं। तो इस वजह से एजुकेशन के द्वारा हमारा जो इनइक्वालिटी है उसको परपेचुएट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और इनइक्वालिटी दिन ब दिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बढ़ती ही चली जा रही है। फिर है हमारा कल्चर एंड इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन। एजुकेशन के जरिए हमारा कल्चर और इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन जो भी पावर में लोग हैं वो अपने कल्चर को बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। और बुक्स वगैरह में भी आप देखोगे कि जो भी डोमिनेंट कल्चर है, जो भी पावरफुल लोग हैं वो अपने कल्चर को सही ठहराते हैं, और जो भी ट्राइब्स होते हैं या फिर अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, निचले कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको बुक्स में अलग नजरिए से प्रेजेंट किया जाता है। तो इस वजह से कल्चर को रिप्रोड्यूस करना भी पावर का ही एक खेल है। जो लोग पावर स्ट्रक्चर में बेहतर पोजीशन में है वो ही एजुकेशन के जरिए कल्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं, इकोनॉमिकली चीजों को एक्सप्लॉयट भी करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन को एक बैंकिंग की तरह यूज किया जा रहा है, जहां पर जो एजुकेशन है टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के अंदर
कुछ नॉलेज दे रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज को अपने अंदर ले रहे हैं। इस तरीके से हमारा एजुकेशन चल रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद सीखेंगे। यहाँ पर हमारा डिपोजिटर और डिपोजिटरीज की तरह हम यहाँ पर लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बैंकिंग कॉन्सेप्ट। हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है आज भी इसी तरीके से चल रहा है, जहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ पर्टिकुलर चीजें सिखाते हैं और स्टूडेंट्स अपने अंदर वो सारे नॉलेज को डिपोजिट कर लेते हैं। अब देखते हैं एजुकेशन एंड नेशन बिल्डिंग के बारे में। नेशन बिल्डिंग कोई एक दो बिल्डिंग तैयार करना ऐसा नहीं है। नेशन बिल्डिंग यानी कि यहाँ पर नेशन का जो आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है, उसको हम किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, इसके बारे में बात करता है। नेशन बिल्डिंग में जो भी स्टेट होता है, गवर्नमेंट होता है, जो पावर में होती है, वो अपने हिसाब से नेशनल आइडेंटिटी को किस तरीके से शेप करेगा, उनके मुताबिक नेशन का आइडेंटिटी किस तरीके से होगा, उसी को हम कहते हैं नेशन बिल्डिंग। अब हर कंट्री में अपने अपने अलग अलग तरीके का नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है और इसमें एजुकेशन का जो हाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के जरिए ही जो हमारी सोसाइटी में डोमिनेंट सेक्शन के लोग हैं वो अपना जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हिस्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोरी के जरिए, हिस्टोरिकल कंट्रोल के जरिए आइडियोलॉजी को शेप किया जाता है। लोगों के दिमाग में कौन सा चीज़ रखना है, कौन सा चीज़ सही है गलत है, ये सारी चीज़ें हमें बुक्स के जरिए ही समझाया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हम महात्मा गांधी को भी देखते हैं और इंडिया में ही हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को भी देखते हैं। लेकिन अब नेशन बिल्डिंग के आइडियोलॉजी के हिसाब से हम किस तरीके का सिटीजन लोगों को बनाना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से जो गांधी जी है, महात्मा गांधी है, उनको प्रायोरिटाइज किया गया था और हर जगह पर गांधी जी के जो अहिंसा का बात है उसको ज्यादातर जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिस्टोरी को लोग मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, प्रेजेंट करके जो लोगों इन जो कंट्री में लोग हैं उनका आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं, उनके आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। अब अगर नेशन बिल्डिंग इन इंडिया की बात करें, इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है ये कॉलोनियल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हमारे पुराने जमाने में जो कॉलोनियल टाइम पीरियड है वहां पर लोगों को किस तरीके का प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरीके से इंडियन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे और इंडियंस किस तरीके से बाद में जाकर अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों का ही इंडिपेंडेंस का जो लड़ाई था वो एक ही था, सेम ही था दोनों का लड़ाई। लेकिन बाद में जाकर हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्री में बंट जाती है। अब इसके वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरीके का हिस्ट्री पढ़ाई जाती है नेशन स्ट्रगल को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर, ये भी डिफरेंट हो जाती है। इंडिया में जो 1947 का जो इंडिपेंडेंस है इसको एक ग्रेट अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है कि किस तरीके से लड़ाई करके लोगों ने इंडिपेंडेंस को हासिल किया था। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1947 का जो इंडिपेंडेंस है इसको एक नेशन स्टेट की बिगिनिंग की तरह दिखाया जाता है, यानी कि अपने खुद का कंट्री किस तरीके से स्टार्ट हुआ है इसके ऊपर ज्यादातर जोर दिया जाता है। तो इसी वजह से जब कोई नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस चलता है उसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और लोगों को इसी के अकॉर्डिंग शेप भी किया जाता है। अब यहां पर एजुकेशनल करिकुलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहां पर पहले से ही सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि क्या क्या चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी, उनका स्टार्टिंग से लेकर एजुकेशन खत्म होने तक उनको क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएगी, उसका एक एजुकेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहले से ही तैयार की जाती है। और ये जो करिकुलम है ये बेसिकली डोमिनेट की जाती है, जो डोमिनेंट पर्सन्स है, डोमिनेंट पीपल्स है, वो इस चीज को डोमिनेट करते हैं और एजुकेशन करिकुलम को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। अब एजुकेशन के साथ हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सोसाइटी के नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज हमें सिखाए जाते हैं, यानी कि सोसाइटी में जीने का तौर तरीके हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सीखते हैं। अब सोशलाइजेशन प्रोसेस में फैमिली का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि बर्थ से लेकर डेथ तक जो हमारा फैमिली है वो हमारे साथ रहती है। जो हम पहली बात बोलते हैं या फिर जो भी पहली चीज़ें सीखते हैं वो सारी चीज़ें हमारा फैमिली से ही शुरुआत होती है और फर्स्ट एजुकेशन हमें फैमिली से ही मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है सोशल क्लास। आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो, आपके इर्द गिर्द कौन से लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशन किस तरीके का होगा। आपका सोशलाइजेशन आपके क्लास के अकॉर्डिंग होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन भी मिलेगा। फिर जेंडर सोशलाइजेशन भी हम देखते हैं। जेंडर के बेसिस पर आपके लिए कौन सा चीज़ सही है और गलत है ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आप अपने घर में देखोगे, जो लड़का है लड़कों के लिए अलग अलग खिलौने और ड्रेसिंग कराए जाते हैं और जो लड़कियां होती है फीमेल होती है उनके लिए अलग तरीके का ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, उनको खिलौने भी डिफरेंट तरीके का प्रोवाइड किया जाता है। तो आप क्या सीखोगे, आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके जेंडर के हिसाब से भी आगे बढ़ेगी। आज भी इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल को एजुकेशन नहीं दी जाती है, तो इसके वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव भी उठाई जा रही है। अब एजुकेशन के द्वारा हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही है उनको भी हम समझ सकते हैं। एजुकेशन के जरिए हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, हमारा जो कल्चर है उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन स्कूल का सिर्फ इतना फंक्शन नहीं होता है। स्कूल का फंक्शन होता है हमारे कल्चरल हेरिटेज को समझने के साथ साथ जो हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रही है, रिफॉर्म्स आ रही है, उनको भी एडॉप्ट करना। जो भी चेंजेस आ रही है वो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होता है। कौन सा चीज़ सही है गलत है वो सारी चीज़ें हमें एजुकेशन के द्वारा ही समझाई जाती है। तो सोशल चेंज में एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजुकेशन के जरिए लोगों तक सारी बातें पहुंचाई जाती है, सोशल चेंज को समझने में लोगों को मदद की जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप अपने खुद के पोजीशन को सोशल हायरार्की में अगर किसी अलग जगह पर पोजीशन पे ले जाता है उसको कहा जाता है सोशल मोबिलिटी। जैसे कि आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, आपके पास कोई जॉब अब नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे किसी ना किसी जॉब करोगे, आगे जाकर कोई ना कोई जॉब करोगे, तो आपका सोशल हायरार्की में आपका पोजीशन बेहतर होगा। तो सोशल मोबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है, मूवमेंट है, जहां पर इंडिविजुअल अपना पोजीशन को चेंज करता है सोशल हायरार्की में। अब अलग अलग तरीके का सोशल मोबिलिटी हमें देखने को मिलता है। इनमें जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोबिलिटी है वो है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और वर्टिकल मोबिलिटी। जब हम सेम लाइन के अंदर ही मोबिलिटी करते हैं उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, और जब हम अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोबिलिटी करते हैं उसको कहा जाता है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी को भी अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटरजेनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। और एक अलग तरीके का जो मोबिलिटी है वो है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी एंड कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। हम सोसाइटी में जब मोबिलिटी के लिए हम लड़ाई करते हैं, बहुत सारे मोबिलिटी हमारा स्पॉन्सर्ड होती है, यानी कि लोग हमें सहायता करते हैं कि हम एक बेटर पोजीशन में पहुंचे। जैसे अगर कोई एक ऑफिसर है या फिर कोई एक नेता है, वो अपने बच्चों को एक बेहतर पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा और वो लोग उनको हेल्प करेंगे। तो ये जो मोबिलिटी होगा जहां पर किसी के हेल्प के जरिए हम आगे जाकर पहुंच रहे हैं, इसको कहा जाता है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी। और दूसरे तरफ जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कॉन्टेस्ट करते हैं, कॉन्टेस्ट करके अगर हम कुछ अचीव करते हैं, सोशल हायरार्की में हमारा पोजीशन को चेंज करते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्टेस्ट मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी के हिसाब से हमारा स्ट्रेटजी ऑफ एजुकेशनल सिलेक्शन हम देख सकते हैं, यानी कि हम कौन सा एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करते हैं हमारा सोशल मोबिलिटी के चांसेस के ऊपर। जितना ज़्यादा सोशल मोबिलिटी के चांसेस होंगे उसी को ही हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एजुकेशन का सिलेक्शन डिपेंड करता है सोशल मोबिलिटी के चांसेस के ऊपर। तो इस वजह से एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी के बीच में हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती है।
है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जिस तरीके का सोशल मोबिलिटी के चांसेस होंगे उसी के अकॉर्डिंग लोग एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, और आप एजुकेशन अटेन करने के बाद आपका जो सोशल पोजीशन है वो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी दोनों ही इंटर रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज ए मिथ और रियलिटी। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कि हमारी सोसाइटी में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो इक्वली ही हर किसी को मिल रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज हर किसी के लिए क्या इक्वल है। यहाँ पर दो तरीके का बातें बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मिथ है, यानी कि ये एक सिर्फ धारणा मात्र है, ये कोई रियलिटी नहीं है। और दूसरे तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये एक रियलिटी है, यानी कि रियलिटी में ही हम इक्वलिटी ला सके हैं हमारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। अब देखते हैं दोनों तरीके का आर्गुमेंट। अब यहाँ पर कुछ लोग मीथ कहते हैं, कुछ लोग रियलिटी कहते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कौन से कॉन्टेक्स्ट में बातें बताई जा रही है, कौन से जगह पर कौन से इंसान इसको बात बता रहा है। अब पहले देखते हैं आर्गुमेंट सजेस्टिंग इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज ए मिथ, यानी कि यहां पर सिर्फ धारणा मात्र है, ये किस तरीके से बताई जाती है। जैसे परसिस्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, हमारी सोसाइटी में आज भी सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है, यानी कि हम एजुकेशन के जरिए हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज आज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको ज्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जिनका स्टेटस सोसाइटी में बेहतर है उनको ही एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर हम मेरिटोक्रेसी एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज देखते हैं। जिनके पास ज्यादा मेरिट है, मेरिट के बेसिस पे हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, तो हर किसी को कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। यहां पर हम स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस देखते हैं, यानी कि आपका अगर ज्यादा मार्क है तो आप किसी जगह पर एडमिशन आपको मिलेगा, अगर आपका मार्क कम है तो किसी जगह पर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके का चीजें है, स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज हमें देखने को मिलती है और हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। यहां पर एजुकेशनल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है और अनइक्वल आउटकम्स भी, यानी कि जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं होता है। सेम एजुकेशन लेने के बावजूद भी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती है। तो यहां पर इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है ये किसी जगह पर हम इसको एक मिथ की तरह बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी आर्गुमेंट्स है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एक रियलिटी है। हम रियलिटी में इसको देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक्सपांडिंग एक्सेस। आज के वक्त में हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है ये हर जगह पर फैल चुका है। ज़्यादातर लोग आजकल एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक रियलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन लेने के बाद लोग सोशल मोबिलिटी करने में सक्षम हो रहे हैं। अगर किसी में कैपेसिटी है तो अपने आप को अच्छी पढ़ाई करके वो एक बेटर पोजीशन पे पहुंच सकता है। सोशल मोबिलिटी के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इक्वलाइजिंग पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है। जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ये जो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है इसको हम एक रियलिटी बना सके। और ये जो इक्वलिटी के डेफिनेशन है ये भी दिन ब दिन बदलती जा रही है। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है। ये सारी चीज़ों के द्वारा हमारा इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक रियलिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बेसिकली वो सारे लोग होते हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं। जैसे कि हम अलग अलग कास्ट के ग्रुप देखते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, जैसे ट्राइब्स है, कुछ ट्राइब्स है जो बेसिकली पिछड़े हुए हैं। और इंडिया में जो महिलाएं हैं उनको भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रखा जाता है। बहुत सारे जगहों पर जो फीमेल है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है। तो ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है इसके एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को क्या क्या एजुकेशनल चैलेंजेस से होकर गुजरनी पड़ती है, वहाँ पर हम देखते हैं हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन। जो भी
ग्रुप्स है, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको हिस्टोरिकली ही एक्सक्लूड किया जाके रखा है। उनको पहले से ही पढ़ाई करने नहीं दिया जाता है, उनको एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर फिजिकल एंड सोशल एक्सेसिबिलिटी भी हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी दूर दराज के ट्राइब्स है या फिर ग्रुप्स है, उनके पास एजुकेशन आज तक नहीं पहुंचा है। उनका फिजिकल डिस्टेंस के वजह से, जियोग्राफिकल पोजीशन के वजह से वो लोग आज भी चैलेंजिंग में है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना आज भी चैलेंज है। जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनमें हमें हाई ड्रॉप आउट रेट्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ कारिकुलम और पेडागोजी भी उनको इतना ज़्यादा सूट नहीं करता है। जो भी कारिकुलम या फिर पेडागोजी बनाई जाती है वो बेसिकली डोमिनेंट ग्रुप के लिए बनाई जाती है। तो जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग होते हैं उनको उस जगह पर चैलेंज फेस करनी पड़ती है। वो लोग कारिकुलम को इतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं, उनको ऊपर जो पेडागोजी यूज़ किया जा रहा है वो भी उनके लिए इतना ज़्यादा रिलीवेंट नहीं होता है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड। ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, सेक्शन के लोग हैं, इनके लिए रोल ऑफ एजुकेशन, इनके एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन का क्या रोल है। यहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वो लोग इकोनॉमिक एम्पावर हो सकते हैं, यानी कि अपना जो पोजीशन है, इकोनॉमिक पोजीशन है जो पहले खराब थी उसको बेटर बना सकते हैं। यहाँ पर हम सोशल अवेयरनेस देख सकते हैं। जो भी लोग एजुकेशन लेते हैं वो लोग सोशली अवेयर होते हैं। सोसाइटी में क्या क्या घटनाएं घट रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ों के बारे में ये लोग जानते हैं। यहाँ पर हम कल्चरल एम्पावरमेंट देखते हैं, यानी कि जो भी लोग कल्चरली बेहतर है वो लोग एम्पावर किया जाता है, कल्चर के बारे में उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। यहाँ पर जो भी एक्सप्लॉयटेशन पहले के ज़माने में होता था ये आजकल दिन ब दिन बहुत कम हो चुका है। खास करके अगर हम महिलाओं के बात करें, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे पहले एक्सप्लॉयटेशन होती थी, बहुत सारे महिलाएं बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरती थी। तो आज के टाइम पर ये जो एक्सप्लॉयटेशन है अलग अलग ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के साथ, ये दिन ब दिन धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है एजुकेशन के डेवलपमेंट के वजह से। अब हम देखते हैं एजुकेशन एंड द पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन। एजुकेशन के साथ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या रिलेशनशिप है। पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की जाती है। यहाँ पर जो भी पिछड़े हुए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। यहाँ पर हम कुछ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं और इसके हिसाब से कुछ एक्शंस यानी कि एफर्मेटिव एक्शंस भी लिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम इवोल्यूशन ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, इंडिया में ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग स्टेजेस में चेंज हुई है। पहले हम देखते हैं अर्ली फाउंडेशन, जहाँ पर अलग अलग रिलीजियन फॉर्म होती है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं और जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, जो पिछड़े हुए कास्ट या फिर क्लास के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है। फिर हम देखते हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड पर ब्रिटिशर्स बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किए गए हैं और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कमीशंस लाए गए हैं ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उनको और भी बेटर पोजीशन पे लाया जा सके। जैसे हम देखते हैं काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, ये सारी चीज़ें बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको किस तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का इवोल्यूशन इंडिया में अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। इसका बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम देखते हैं और बहुत सारे हम निगेटिव इम्पैक्ट या फिर प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखते हैं कि जो एनरोलमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सपोर्ट मैकेनिज्म मिल रहे हैं, जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, एज में रिलैक्सेशन, यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें सपोर्ट मैकेनिज्म के वजह से लोग आजकल जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सोशल मोबिलिटी हो पा रही है। ये सारे पॉजिटिव
इम्पैक्ट हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स भी हम देखते हैं। जैसे हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है एजुकेशन को, यहाँ पर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी इतना ज़्यादा आज भी बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उनको एक बेटर पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीकल्चरलिज्म। यहाँ पर हम इंडिया में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी देखते हैं। इंडिया में हर जगह पर अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर हम शहरों की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा मिलकर रहते हैं। तो ये जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ये इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो चुकी है। अब इस मल्टीकल्चरल सोसाइटी में लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोग एक दूसरे को समझे, तो इसके वजह से हमें एजुकेशन में इस मल्टीकल्चरलिज्म को इंक्लूड करने की जरूरत है। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया, तभी लोग इजीली ये जो मल्टीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और एक दूसरे को टॉलरेट कर पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन के जरिए लोग एक दूसरे को पहले से ही उनके दिमाग में रहेगा कि कौन सा ग्रुप किस तरीके से एक्ट कर सकता है, लोगों का अलग अलग कल्चर है, ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन बेसिकली ऐसा टीचिंग या फिर लर्निंग का प्रोसेस है जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट किया जाता है, अलग अलग कल्चरल प्लूरलिज्म को समझाया जाता है, जो डाइवर्स सोसाइटी के कल्चर के लोग हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। आज के ज़माने में मल्टीकल्चरल एजुकेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके कल्चरल डाइवर्सिटी को समझने के लिए, अलग अलग कल्चर के लोगों को समझने के लिए मल्टीकल्चरल एजुकेशन ज़रूरत है। हम शहरों में सारे कल्चर को एक साथ मिक्स होते हुए आजकल देख रहे हैं, तो यहाँ पर टॉलरेंट होना, एक दूसरे को समझ पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन। मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन बेसिकली एक मूवमेंट है जहाँ पर हम जिसके द्वारा हम इक्वलिटी को अचीव कर पाएंगे, यानी कि जो भी अलग अलग ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, उनके बीच में हमारा एक इक्वलिटी एस्टैब्लिश्ड होगा। ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक करिकुलम है जहाँ पर मल्टीकल्चरल चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है, अलग अलग कल्चर के चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर पढ़ाया जाएगा, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बहुत जब तक एजुकेशन चलती रहेगी वहाँ पर मल्टीकल्चरल एजुकेशन को पढ़ाया जाता रहेगा। ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक नीडी सब्जेक्ट है मल्टीकल्चरल एजुकेशन। अब यहाँ पर हमारे जो सोसाइटी है, यहाँ पर हम रेसिज्म देखते हैं, कास्टिज्म देखते हैं, अलग अलग ग्रुप में लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। अगर हम मल्टीकल्चरल एजुकेशन को समझ सके, मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में, ये कम हो जाएगी। जो रेसिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम कॉम्बैट कर सकते हैं इस मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा। अब मल्टीकल्चरल एजुकेशन इतना ज़्यादा एसेंशियल क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम इक्वलिटी इन एजुकेशन ला सकते हैं, कल्चर के बीच में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी कॉमन कॉन्सर्न्स है, कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो हमें एक ही प्लेटफॉर्म में इनको हम समझ सकते हैं और इसके द्वारा एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट वैल्यूज है अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स के बीच में, ये हमें इस मल्टीकल्चरल एजुकेशन के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन का बहुत सारे गोल्स है, लेकिन ये सारे गोल्स को एडॉप्ट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी की भी ज़रूरत है। स्ट्रेटेजी में हम देखते हैं सेंसिटिविटी एंड क्रिटिकल ऑफ मल्टीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट बुक। अगर हमारा टेक्स्ट बुक थोड़ा सेंसिटिव हो अलग अलग कल्चर को लेकर, यहाँ पर क्रिटिकली चीज़ों को समझाया जाए मल्टीकल्चर के रिगार्डिंग, तभी ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन को हम अचीव कर सकते हैं। हमारा करिकुलम इस तरीके से फ्रेम करने की ज़रूरत है ताकि मल्टीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में या फिर अलग अलग स्टेजेस में मल्टीकल्चरल एजुकेशन को हमें पढ़ाने की ज़रूरत है। करिकुलम में अगर इसको इंक्लूड किया गया, तभी हमारा मल्टीकल्चरल एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है। अब हम देखते हैं मेजर कॉन्सर्न्स ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन सार्क कंट्रीज।
अब शार्क कंट्रीज क्या होता है? शार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बेसिकली एक ऐसा एसोसिएशन है जो साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज मिलाकर बनाते हैं। यहाँ पर पहले थे 7 कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा बनता है। अब ये जो शार्क है इसका मेन एम क्या है? यहाँ पर जो भी कंट्रीज है शार्क के अंडर में, यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एक्सिलरेट करना इसका काम है। यानी कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स है, इनको ख़त्म करना, एक साथ इकट्ठा मिलकर इनको एड्रेस करना, प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इस शार्क को फॉर्म किया गया था। अब ये शार्क क्या क्या एजुकेशनल रिफॉर्म के बारे में बात करता है? यहाँ पर शार्क कंट्रीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ मेजर कॉन्सर्न्स है जो लगभग हर शार्क कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट। पॉवर्टी और इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट हर कंट्री में है। यहाँ पर हाई ड्रॉप आउट रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। जेंडर के बेसिस पे डिस्पैरिटीज देखी जाती है। चाइल्ड लेबर का एक बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर भी प्रॉब्लम है और इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज भी बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पर शार्क कंट्रीज में जो भी कंट्रीज है, हर कंट्री का एक ही हालत है। किसी जगह पर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी जगह पर कम प्रॉब्लम है, लेकिन ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये हर शार्क कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलता है एजुकेशन को लेकर। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का ग्रोथ हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एक अलग स्टेज में, अलग पेज में होते हुए देखते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है एजुकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे एजुकेशनल पॉलिसीज बनाई गई है ताकि एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि यहाँ पर 100% एनरोलमेंट, और ये जो 100% एनरोलमेंट होगा इसको रिटेन करने के बारे में भी बात की गई है। सारे बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटी में इंक्लूड करने के ऊपर ध्यान दिया गया है इंडिया में। लेकिन ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है ये आज भी बहुत दूर की एक बात है। आज भी हम इसको अचीव करने में सक्षम नहीं हुए हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाई गई थी। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो 1994 में लाया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके, हर बच्चे को इसमें इंक्लूड किया जा सके। फिर है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, जिसके हिसाब से हर बच्चे को स्कूल में इंक्लूड करने की बात की गई थी। यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पे अभियान चलाया जाता था। लोकल बेसिस पे लोकल लोगों के साथ कांटेक्ट करके हर बच्चे को इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज भी हमारा जो यूनिवर्सलाइजेशन का सपना है आज भी अभी तक वास्तव रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारा इंडियन हायर एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से जो मेजर प्रॉब्लम है वो है हमारे फंडिंग को लेकर। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन इनमें से जो मेजर हिस्सा होता है एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी पैसे अलॉट किए जाते हैं, इनमें से मेजर हिस्सा ले जाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। यानी कि एलिमेंट्री को डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए जाते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो इसके वजह से जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजरती है। इतने ज़्यादा फंडिंग ना होने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडियन हायर एजुकेशन को झेलनी पड़ती है, जैसे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है फंडिंग के वजह से। यहाँ पर करिकुलम जो है इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है।
इंडिया का जो करिकुलम है आज भी एक बहुत ही फिक्स्ड तरीके का करिकुलम है, जहां पर आज भी रोट लर्निंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो करिकुलम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है इसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्वालिटी टीचर्स कम है क्योंकि पैसे कम है, तो इस वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे कम ऐसे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं, और बाकी सारे लोग जो है उनको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा अपने खुद को सेल्फ को ग्रूम करने के लिए पोजीशन नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। ये सारे चीज़ों के वजह से हमारा एजुकेशन का जो क्वालिटी है ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ पर एक्सेस एंड इक्विटी का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो रिसोर्सेस है हायर एजुकेशन में ये भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो बहुत सारे इश्यूज और चैलेंजेस हमें इंडियन हायर एजुकेशन में देखने को मिलता है। अब अगर चैलेंजेस की बात करें इंडियन हायर एजुकेशन में, तो दो बहुत बड़े हायर एजुकेशन में चैलेंजेस हैं, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के वजह से अलग अलग कंट्रीज से जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वो डिफरेंट कंट्रीज में आजकल एस्टैब्लिश की जा सकती है। इंडिया में भी हम देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आकर इंडिया में अपने ब्रांचेस खोल चुके हैं और उनमें लोग एडमिशन ले रहे हैं। तो इसके वजह से धीरे धीरे जो पब्लिक कॉलेजेस है यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है इनका इंपॉर्टेंस धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो हाई फीस लेती है, लेकिन साथ ही साथ वो लोग थोड़ा बहुत क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो इसका बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हम देखते हैं, जैसे कि आज के वक्त पर डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये सारे चीज़ों के द्वारा हायर एजुकेशन को जो भी प्रॉब्लम्स है इनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर आज बहुत बड़ा एक रोल निभा रही है। ज़्यादातर जगहों पर आप देखोगे कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग इसके तरफ ही ज़्यादातर झुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रोफेशनल एजुकेशन में भी हमें प्राइवेट सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर्स है, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दिखाई देती है। इनमें से जो मेजर कॉन्सर्न्स है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लेकर, वो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो पैसे ना होने के वजह से वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में अपना एडमिशन नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में उनका बेसिक एजुकेशन नहीं होता है। तो इसके वजह से वो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो वीक ही रह जाते हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वो इतना ज़्यादा बेटर आजकल नहीं कर पा रही है और वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो भी अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से बट चुके हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। ज़्यादातर जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही होती है, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सारी जगहों पर ही हमें प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट होने के वजह से जो लोग जियोग्राफिकली डिस्टेंट जगह पर रह रहे हैं, अलग जगह पर रह रहे हैं, उनको ये प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और उनके लिए मुमकिन भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर भी प्रॉब्लम है। प्राइवेट सेक्टर वैसे तो बताता है कि बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी जगहों पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर कम पैसों से टीचर्स को रखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया जा रहा है। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब आप एडमिशन लोगे तो धीरे धीरे देखोगे कि उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है।
यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है सोशल कमिटमेंट फॉर एजुकेशन। यहाँ पर इंडिया में जो भी लोग हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, हर किसी को एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ सोशल कमिटमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। यहाँ पर इस कमिटमेंट के हिसाब से जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उनको कुछ लोगों को फ्री में एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन यानी कि यहाँ पर एजुकेशन को एक कमोडिटी की तरह यूज किया जा रहा है, इसको एक बिजनेस के तरह, एक चीज की तरह यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है इंडिया में अंबानी बिरला रिपोर्ट के द्वारा। अंबानी बिरला रिपोर्ट 2000 में लाया गया था और यहाँ पर बताया गया था कि ये जो कोमोडिफिकेशन है ये इंडिया में इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्गूमेंट्स थे जहाँ पर बताया गया है कि कोमोडिफिकेशन किस वजह से ज़रूरी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोमोडिफिकेशन के अगेंस्ट जाकर भी बात की है। अब यहाँ पर हम इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी देखते हैं। हम जो इग्नू में पढ़ते हैं, आप लोग जो इग्नू में पढ़ रहे हो, ये एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का फॉर्मेट है जो बेसिकली हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया है क्लास के शुरुआत में कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम से बाहर जाकर हमें एक अलग तरीके का डिग्री मिलता है, जहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल तरीके का अपने घर में रहकर हम डिग्रीज यहाँ पर अटेन कर सकते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करेंगे। तो इंडिया में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा पा रहा है, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, वो इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को फुलफिल करने में सक्षम नहीं हो पा रही है। जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा सारे लोग एजुकेशन को अटेन करने में सक्षम हो रहे हैं और कुछ स्किल भी डेवलप कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन के हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी क्रिटिकल इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में देखने को मिलती है, जैसे इक्विटी एंड एक्सेस। ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है और हर किसी को इक्वली ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हर जगह पर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का सेंटर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होते हैं ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन तो है, बातें तो बताई जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज़ करना जो भी स्टूडेंट है वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे कि इग्नू के जो ऑफिशियल टीचर्स है जो ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, उस जगह पर आपको उनके बातें कुछ समझ में आएगी ही नहीं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ है और क्वालिटी ऑफ टीचिंग या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है, ये भी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें है, क्योंकि आप लोग सारे इग्नू में पढ़ रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि आपको कितना सारा प्रॉब्लम से गुजरनी पड़ रही है। आप कोई भी असाइनमेंट सबमिट करना हो या फिर आपको काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत हो, आपको कोई टीचिंग की ज़रूरत हो, तो आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हो। आप अगर आपके स्टडी सेंटर पे भी जाते हो तो बहुत जगहों पर ऐसे टीचर्स हैं जिनको ये सारे टॉपिक्स ही पता नहीं होते हैं, सिर्फ वैसे ही नाम से ही बिठा के रखा है। तो इस वजह से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में बहुत सारे क्वालिटी कॉन्सर्न्स है, लेकिन फिर भी ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम घर बैठकर हमारे जॉब के साथ साथ ही हम हमारे एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी है और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी है। तो यहाँ पर मैंने आज के सेशन में आप लोगों को सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें समझाई है, रैपिडली रिवाइज करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को डिटेल क्लासेस की ज़रूरत है तो आप लोग डिटेल क्लासेस मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन पे देख सकते हो। यहाँ पर इग्नू एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का लगभग सारे कोर्सेज का ही यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन प्लेलिस्ट से आप आपका एग्जाम का प्रिपरेशन इजीली कर पाओगे। और अगर आपके पास वक्त बहुत कम है, आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग ये जो क्लासेस है यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है इनके क्लासेस के
पीडीएफ भी परचेज कर सकते हो। आप लोग इजीली पीडीएफ को परचेज करके आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके आप लोग आसानी से बेहतर मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर मेरे जो पीडीएफ है या फिर नोट्स है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है इनको एनालाइज करके ही बनाया है, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इग्नो के बुक देखोगे तो बहुत बड़े बड़े बुक्स है जहाँ से आप लोग पढ़ के कुछ समझ ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से मैंने चीज़ों को थोड़ा कॉन्साइंस करके रखा है, थोड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग परचेज कर सकते हो। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं वहाँ पर आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो सेशन है आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो क्लास को रिपीट करके देखना, यहाँ पर बहुत सारे नोट्स भी अटैच्ड हैं। यहाँ पर आज का क्लास का जो पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने MSOE 001 का पीडीएफ ऑलरेडी परचेस कर लिया है तो आप लोग थोड़ा मुझको टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करो, मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।